हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे बन रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की पेपर? आशा करता हूँ कि जितने भी पेपर हुआ है बहुत ही अच्छा गया होगा। आगामी अर्थशास्त्र का जो पेपर है वो भी आपका अच्छा ही हो, इसके लिए आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियो में अर्थशास्त्र से संबंधित 1 नंबर 3 नंबर का प्रश्न जो है कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम 4 नंबर के कुछ प्रश्न कवर करने वाले हैं। देर न करते हुए प्रश्न है हमारा, आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारणों को समझाइए। ठीक है, हमारे स्क्रीन पर देख लीजिए, दिया है कि आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारणों को समझाइए। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती हैं जी? तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती हैं असीमित आवश्यकताओं के कारण। अर्थात मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वे क्या होती हैं जी? अनंत होती हैं, असीमित होती हैं। अर्थात एक आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती, उसके बाद जो है हमारे सामने में दूसरी आवश्यकताएं प्रकट हो जाती है। इसीलिए जो है हमें क्या करना पड़ता है जी? चुनाव करने की समस्या उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप आर्थिक समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है आवश्यकता की तीव्रता में अंतर। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? आवश्यकता की तीव्रता में अंतर। अर्थात आवश्यकता की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है जी? अलग अलग होती है। जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसे हमें शीघ्र प्राप्त करना होता है, और कुछ वस्तुओं को जो हम क्या कर सकते हैं जी? भविष्य के लिए टाल सकते हैं। अर्थात कुछ वस्तुएं हमें बहुत जल्दी प्राप्त करना होता है और कुछ वस्तुओं को हम भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं? टाल सकते हैं। इसीलिए क्या होती है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात हमारे पास जो साधन हैं उन साधनों से हम क्या कर सकते हैं जी? जो हमें अति आवश्यक वाली वस्तुएं होती हैं उसे पहले प्राप्त करते हैं, और जो हमें क्या होती है भविष्य में टाला जा सकता है उसको बाद में क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भी क्या होता है? चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, अर्थात आर्थिक समस्याएं जो है उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। अगला है सीमित या दुर्लभ साधन। अर्थात चूंकि हमारी आवश्यकताएं तो बहुत ज़्यादा होती हैं, अनंत होती हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने के चाहे वो मानव द्वारा साधन हो चाहे प्राकृतिक साधन हो, वे क्या होते हैं जी? कम मात्रा में पाए जाते हैं। या हम इसे सीधी सी मात्रा में कहें कि हमारे पास जो धन है या रुपया पैसा है वो हमारे पास क्या होता है जी? कम मात्रा में होता है, जिसके चलते हमें अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए या हमारी आवश्यकताओं को जो है पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ता है? सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए चुनाव करने की समस्या उत्पन्न होती है ना? तो इसी को कहते हैं सीमित या दुर्लभ साधन। परिणाम स्वरूप आर्थिक समस्या जो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। अर्थात हमारे पास जितने भी साधन होते हैं उन साधन को हम एक से अधिक क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जो है 1000 रुपया है ना? ये हमारा क्या है जी? एक प्रकार का पूंजी है, साधन है। और इस 1000 रुपए से जो है हम क्या कर सकते हैं? 10,000 रुपए है ना? इस 10,000 रुपए से हम क्या कर सकते हैं जी? बहुत सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। ठीक है, इससे जो है हम चाहे तो कपड़े खरीद सकते हैं, चाहे तो जूते खरीद सकते हैं, है ना? चाहे तो खाने के सामान खरीद सकते हैं या अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास जो साधन हैं इन साधन का वैकल्पिक प्रयोग होता है, अर्थात कई अपने साधन को जो है कई क्षेत्र में प्रयोग लाया जा सकता है। इसलिए भी हमें क्या करना पड़ता है? चुनाव करना पड़ता है कि हमें जो है पहला किसको खरीदें और बाद में किसको खरीदें। तो यही कहलाती है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण। इसको हम दूसरा थ्रू से भी देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक व्यक्ति है, जैसे राजू है ना? और राजू जो है क्या करता है? एक प्रकार का साधन है, श्रमिक है ना? तो उसको जो है क्या होता है जी? चूंकि साधन एक ही है और उसको कई प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे वो ट्रक भी चला सकता है, ट्रैक्टर भी चला सकता है ना? कार भी चला सकता है या बस भी चला सकता है। तो चूंकि राजू जो है एक साधन है और इसका प्रयोग जो हमें क्या कर सकते हैं जी? कई क्षेत्र में कर सकते हैं। लेकिन राजू जो है
एक समय में एक ही काम कर सकता है। तो राजू को क्या करना पड़ता है, चुनाव करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो कार चलाए, ट्रैक्टर चलाए, बस चलाए। तो यही कहलाता है हमारा आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण। अर्थात साधन जो है क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, और इस सीमित साधन को हम वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं। एक से अधिक जगह पर क्या किया जा सकता है जी, प्रयोग किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अंत में है चुनाव की समस्या। हमने जितने भी देखे हैं सारे में क्या है, हमारे पास चुनाव की समस्या ही है एक प्रकार की, है ना। मतलब चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो या देश हो, प्रत्येक साधन को जो है कहीं न कहीं पर चुनाव करने की समस्या उत्पन्न होती है। अब चुनाव का अर्थ वोट डालना ही नहीं होता, है ना। मतलब जैसे आपके पास अभी जैसे बताया था कि 10,000 रुपये है ना, तो उस 10,000 रुपये से आप क्या क्या खरीदोगे, ये भी क्या होता है जी, एक प्रकार का चुनाव कहलाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने क्या देखा, राजू देखा, है ना। राजू जो है टैलेंटेड व्यक्ति है और वो जो है ट्रक भी चला सकता है, ट्रैक्टर भी चला सकता है, बस भी चला सकता है ना, या कार भी चला सकता है। तो वो एक साथ जो है सबको तो काम नहीं कर सकता, वो जो है एक ही काम करेगा। तो उसको भी क्या करना पड़ता है जी, चुनाव करना पड़ता है कि यदि वो बस का चलाना चाहता है तो कार, ट्रक, है ना, आदि को जो है क्या करना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यही सब कहलाती है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण। एक बार फिर देख लेते हैं, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं जी, असीमित मात्रा में होती हैं, अनंत होती हैं। एक आवश्यकता पूर्ण नहीं होती कि दूसरी आवश्यकता जो है हमारे साथ प्रकट हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमारे सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं को प्राप्त करने की क्या होती है जी, समस्या उत्पन्न होती है। अगला है आवश्यकता की तीव्रता में अंतर। अर्थात मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वे अलग अलग कैटेगरी की होती हैं। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो हमें प्रत्येक दिन चाहिए, जैसे रोटी चावल, है ना, ये आवश्यकताएं क्या है जी, प्रत्येक दिन के लिए होता है। कपड़ा हो गया, है ना, और कुछ आवश्यकताओं को हम कह सकते हैं टाला भी जा सकता है। तो आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होने के कारण भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अगला है सीमित या दुर्लभ साधन। साधन चाहे प्राकृतिक हो, मानवकृत हो, है ना, चाहे कुछ भी हो या पैसा रुपया हो, वे क्या होते हैं जी, सीमित मात्रा में होते हैं। और इस सीमित साधन को हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। अर्थात आर्थिक समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। अगला है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। अर्थात उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उनको हम एक से अधिक क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, जिसके चलते भी क्या होती है जी, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। और लास्ट में क्या हमारा, चुनाव की समस्या। अर्थात चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, परिवार हो, देश हो, अपने सीमित साधन से अपनी असीमित आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है जी, चुनाव का सामना करना पड़ता है। और ये सारे कारण हैं जो आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न होने का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लागत वक्र जो है वो यू आकार की क्यों होती है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि लागत वक्र जो है क्या होता है जी, आपका कुछ यू होता है, यू आकार का होता है। तो लागत वक्र जो है यू आकार का होने का रीजन क्या है, कारण क्या है। तो सबसे पहला है तकनीकी बचत। उत्पादन की तकनीक में सुधार करने पर जो बचत प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं जी, तकनीकी बचतें कहते हैं। जैसे हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और हमने क्या ले आया, नया मशीन लाया, ठीक है, तो वो नया मशीन जो है हमारे लिए क्या कहलाता है जी, तकनीकी बचतें कहलाती है ना। तो तकनीकी बचतें भी जो होती हैं वे क्या करती हैं, लागत को यू आकार बनने में सहायता पहुंचाती हैं। वो कैसे, जब उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तब प्रति इकाई लागत जो है क्या होती है जी, कम मात्रा में हो जाती है। मतलब जब हम क्या करते हैं कि वस्तु का उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो जो लागत थी वो क्या होता है जी, एक वस्तु के उत्पादन की तुलना में या कुछ वस्तु के उत्पादन की तुलना में जो है क्या होता है, कम लगता है। परिणाम स्वरूप लागत वक्र जो होता है वो यू आकार की बन जाता है। दूसरा है श्रम संबंधी बचतें, है ना। दूसरा क्या है हमारा, श्रम संबंधी बचतें। जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण जो है उतना ही अधिक मात्रा में संभव होता है। परिणाम स्वरूप श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रति इकाई लागत जो है क्या होती है जी, कम हो जाती है। इसका अर्थ क्या है, देखो कि जब हम किसी वस्तु का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं
तो बड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें श्रमिक भी क्या होता है जी, अधिक मात्रा में लगता है। तो जब श्रमिक अधिक मात्रा में होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, श्रम विभाजन कर सकते हैं। श्रम विभाजन मतलब श्रमिकों को जो है कई भागों में बांटा जा सकता है। और विशिष्टीकरण क्या सकता है, विशिष्टीकरण मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस काम को करने में क्या है जी, दक्ष है, उसी काम को उसको क्या करने के लिए देते हैं जी, करने के लिए दिया जाता है। तो जो व्यक्ति जिस काम को करने के लिए दक्ष है, योग्य है, यदि वही व्यक्ति उस वस्तु का उत्पादन करेगा तो क्या होगा, उत्पादन तो अधिक मात्रा में होगा लेकिन लागत क्या हो जाएगी जी, कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप लागत वक्र जो होता है वो यू आकार की होती है। अगला है विपणन की बचतें। विपणन मतलब वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिए जब जाते हैं तो वहां पर भी जो बचतें प्राप्त होती है वो कहलाती है हमारी विपणन की बचतें। तो कोई भी फर्म जब अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है तो विक्रय लागतें उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिससे प्रति इकाई लागत में क्या होती है जी, कमी आ जाती है। जैसे मान लो आप जो है पहले 10 क्विंटल धान उत्पादन करते थे, है ना, और जब इसको बाजार में बेचने के लिए लेके जाते थे तो आपको जो है ट्रैक्टर का या ट्रक का खर्च जो है कितना लगता था जी, 200 रुपये के आसपास लगता था, है ना। अब इस 10 क्विंटल से बढ़ाकर आपने 100 क्विंटल कर लिया तो खर्चा तो क्या होगा जी, उतना ही होगा ना, आपको ट्रैक्टर का भाड़ा जो उतनी ही मात्रा में देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो है विपणन की बचतें प्राप्त हो गई, विक्रय की क्या हो गई, बचतें प्राप्त हो गई। अर्थात पहले 10 क्विंटल के लिए कितना देना पड़ता था, 200 देना पड़ रहा था, अब जो है 100 क्विंटल उत्पादन कर रहे हो और उससे बाजार में बेचने के लिए जा रहे हो तो कितना देना पड़ रहा है जी, 200 ही देना पड़ रहा है। तो विक्रय की बचतें भी जो है क्या होती हैं, लागत वक्र के यू आकार बनने में सहायता पहुंचाती है। अगला है प्रबंध की बचतें। प्रबंध की बचतें मतलब देख रेख की बचतें। अर्थात जब आप कोई फैक्ट्री खोले हो और उस फैक्ट्री में जो है पहले मान लेते हैं 100 इकाई जो है किसी वस्तु का क्या करते थे जी, उत्पादन करते थे, है ना। तो उसके लिए आप कितना श्रमिक मतलब कितना जो है क्या रखते थे, मैनेजर रखते थे, एक ही रखते थे। अब मान लेते हैं आप उसी फैक्ट्री में 500 वस्तु का उत्पादन करना चाहते, 500 वस्तु की इकाई का उत्पादन करना चाहते हो तो कितना रखोगे जी, एक ही श्रमिक रखोगे ना, एक ही मैनेजर रखोगे ना, 2 या 4 तो नहीं रखोगे। तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने से प्रबंध की बचतें भी क्या होती है जी, प्राप्त होती है। क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, जो एक ही व्यक्ति 100 इकाई उत्पादन करने पर देखरेख कर सकता है तो उसी 500 इकाई को भी क्या कर सकता है, एक ही फर्म में देखरेख कर सकता है। तो प्रबंध की बचतें होने के कारण भी लागत वक्र जो होता है वो क्या होता है जी, यू आकार की होती है। तो इस तरह से लागत वक्र यू आकार की होने का जो रीज़न है, सबसे पहला तकनीकी बचतें हैं, अर्थात उत्पादन के तकनीक में सुधार, चाहे आप मशीन में सुधार करो, चाहे बीज में सुधार करो, है ना, चाहे आप जो है क्या बोलना चाहिए, नए बाजार का व्यवस्था करो, इन सारी जगहों पर जो है क्या होती है, लागत वक्र यू आकार की हो जाती है। फिर श्रम संबंधी बचतें, अर्थात जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो हमें भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता पड़ती है जी, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। और जब भारी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तो हम श्रमिकों का जो है विभिन्न भागों में क्या कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं और विशिष्टीकरण किया जा सकता है। अर्थात विशिष्टीकरण का अर्थ होता है श्रमिकों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार से क्या करना, बंटवारा करना। साधारण अर्थ में जो व्यक्ति जिस काम को करने के लिए दक्ष है, योग्य है, उसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, उस कार्य को करने के लिए बोलते हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादन तो बढ़ जाता है लेकिन लागत क्या होती है जी, घट जाती है। फिर विपणन की बचतें, अर्थात अपनी वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिए जाने पर जो है जो बचतें प्राप्त होती है वो हमारी कहलाती है विपणन की बचतें। जब आप कम मात्रा में वस्तु उत्पादन करते हो तो लागत जो है क्या होती है, उतनी ही मात्रा में लगती है जितनी कि आप अधिक मात्रा में वस्तुओं को क्या करते हो जी, उत्पादन करते समय बेचने जाते हो। ठीक है। और लास्ट में प्रबंध की बचतें, अर्थात उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने पर जो देख रेख पर खर्च कर रहे थे वो खर्च भी क्या हो जाती है, हमारा बच जाता है। इसलिए जो होता है हमारा लागत वक्र जो होता है वो यू आकार की होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सार्वजनिक व्यय जो है कितने प्रकार के होते हैं जी। ठीक है। तो सार्वजनिक व्यय जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला विकासात्मक व्यय, दूसरा गैर विकासात्मक व्यय, तीसरा योजनागत व्यय और चौथा गैर योजनागत व्यय। ठीक है। तो विकासात्मक व्यय क्या होता है, वह व्यय
जो विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं जी, विकासात्मक व्यय कहते हैं। अर्थात जब देश में शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, उद्योग के लिए, कृषि, यातायात के लिए हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, विकासात्मक व्यय कहते हैं। अर्थात ऐसी व्यय जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए, ऐसे के लिए हम जब खर्च करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं जी, विकासात्मक व्यय कहते हैं। दूसरा है गैर विकासात्मक व्यय। वह व्यय जो सरकार के प्रशासन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था पर खर्च किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गैर विकासात्मक व्यय कहते हैं। एक बार फिर देख लो, वह व्यय जो सरकार की प्रशासन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था पर खर्च किया जाता है ना, तो हमारी क्या कहलाती है, गैर विकासात्मक व्यय कहलाती है। जैसे प्रशासन पर खर्च मतलब कर्मचारियों को वेतन देना, है ना, कर्मचारियों को भत्ते देना, सेना पर खर्च, पुलिस पर खर्च, जेल कानून व्यवस्था पर खर्च, कहीं से हम ऋण लाए हैं तो उसके बदले ब्याज दे रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ हमारी क्या कहलाती है जी, गैर विकासात्मक व्यय कहलाती है। ऐसा व्यय जिससे देश के आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम क्या कहते हैं जी, गैर विकासात्मक व्यय कहते हैं। ठीक है, विकासात्मक व्यय क्या हो जाएगा, जो देश के विकास पर खर्च किया जाता है, जो देश की सामाजिक कल्याण पर खर्च किया जाता है ना, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, कृषि, यातायात। जब शिक्षा बढ़ेगी तो विकास होगा देश का, जब चिकित्सा बढ़ती है अर्थात लोग स्वस्थ रहते हैं तो अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन करते हैं, है ना, उद्योग में, कृषि में, यातायात पर जब खर्च करते हैं तो देश आगे बढ़ता है, तो विकासात्मक व्यय कहलाती है ना। जबकि कर्मचारियों का वेतन, पुलिस भत्ता, है ना, या सेना पर, पुलिस, जेल, कानून व्यवस्था पर खर्च करना गैर विकासात्मक व्यय कहलाता है। ठीक है, अगला है हमारा योजनागत व्यय किसे कहते हैं, योजना व्यय कैसे कहते हैं। वह व्यय जो वर्तमान आर्थिक योजना के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों पर सरकार या योजना द्वारा किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, योजनागत व्यय कहते हैं। इसे हम सिंपल भाषा में पढ़ें कि वह व्यय जो सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नीति आयोग के योजनाओं पर जो है शामिल होता है ना, जिस संसद में हम लोग क्या करते हैं जी, पारित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, योजनागत व्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें निवेश पर कितना खर्च करना है, उपभोग पर कितना खर्च करना है, कृषि क्षेत्र पर कितना खर्च करना है, यातायात, संचार, स्वास्थ्य, जल पर जो है कितनी मात्रा में खर्च करना है, ये सारे के सारे हमारे नीति मतलब हमारी योजनाओं में शामिल होती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, योजनागत व्यय कहलाती है। ठीक है, अब तो नीति आयोग है, योजना आयोग रहा नहीं, पंचवर्षीय योजना रहा नहीं है ना, तो जो हमारा 1 वर्षीय दृष्टिकोण, 7 वर्षीय जो नियम है, 15 वर्षीय जो आर्थिक दृष्टिकोण है, उस पे जो नियम है वो हमारे क्या कहलाती हैं जी, योजनागत व्यय कहलाते हैं। जबकि गैर योजनागत व्यय वे व्यय जो वर्तमान योजना से संबंधित नहीं होती है ना, मतलब सरकार के योजनाओं से संबंधित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं जी, गैर योजनागत व्यय कहते हैं। जैसे बाढ़ आ गई, सूखा, भूकंप पीड़ित आदि पर जो खर्च किया जाता है ना, वो हमारी क्या कहलाते हैं जी, गैर योजनागत व्यय कहलाती है। क्योंकि ये किसी को पता नहीं रहता कि कहाँ पर कितनी मात्रा में बाढ़ आने वाली है, किस जगह पर जो सूखा होने वाला है, भूकंप कहाँ पर आने वाली है, ये सब अचानक होता है। और इसके लिए जो है अचानक से क्या आता है जी, ऋण, अचानक से जो है इनको भुगतान किया जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, गैर योजनागत व्यय कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है सार्वजनिक व्यय के प्रकार। पहला विकासात्मक व्यय, अर्थात देश के विकास कार्यों के लिए जो किया जाता है व्यय, उसे हम लोग विकासात्मक व्यय कहते हैं। गैर विकासात्मक व्यय जो सरकार के प्रशासन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था पर खर्च किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, गैर विकासात्मक व्यय कहते हैं। योजनागत व्यय वह व्यय जो आर्थिक नियोजन पर आधारित होती है, सरकार की योजनाओं पर आधारित होती है, उसे हम योजनागत व्यय कहते हैं। और वह व्यय जो सरकार की योजना से संबंधित नहीं होती, जो अचानक से हो जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं जी, गैर योजनागत व्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के गुण लिखिए। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है।
फिर भी एक बार देख लो, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिस पर कर लगाया जाता है, उसी व्यक्ति द्वारा क्या कहता है जी, कर का भुगतान किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो फिर देख लो, जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसी व्यक्ति द्वारा कर का भुगतान किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आयकर, निगम कर। आयकर मतलब व्यक्ति की संपत्ति पर या व्यक्ति के क्या बोलना चाहिए, आय पर लगता है। तो जिस व्यक्ति की आय पर टैक्स लगता है वही व्यक्ति क्या करता है जी, उस टैक्स का भुगतान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जहां टैक्स लगाया जाता है, जहां पर कर लगाया जाता है, उस कर का भुगतान जो है वह व्यक्ति ना करके दूसरे व्यक्ति पर टाल दिया जाता है जी, है ना। दूसरे व्यक्ति पर क्या करता है, वो टाल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे वस्तुओं पर कर, है ना, वस्तुओं पर कर जो लगता है वो उत्पादन करता जो है किस पर टाल देता है, उपभोक्ता पर टाल देता है। उत्पादन करता टैक्स थोड़ा देता है ना, वो वस्तु के मूल्य में जो है उस टैक्स को जोड़ देता है, और फिर भुगतान कौन करता है जी, उपभोक्ता, जो वस्तु खरीदने वाला। तो इसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो इसी कुछ गुण देख लीजिए। प्रत्यक्ष कर समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है ना। प्रत्यक्ष क्या होता है, समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है, अर्थात जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आय जितनी अधिक मात्रा में है वो व्यक्ति जो है क्या करेगा, उतनी अधिक मात्रा में टैक्स देगा, और जो व्यक्ति जो है क्या होता है, आय कम होती है, उसे भुगतान जो है टैक्स की मात्रा में कम मात्रा में होती है। यही कहलाता है समानता का सिद्धांत। याद रखना, समानता का सिद्धांत का अर्थ सभी व्यक्ति जो है समान रूप से कर नहीं देते, जबकि समानता का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार से क्या कहते हैं जी, कर का भुगतान करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर जो होता है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति की आय बहुत ज़्यादा है तो उसको टैक्स का भुगतान भी अधिक मात्रा में करना पड़ेगा, और यदि व्यक्ति गरीब है तो उससे जो है टैक्स से क्या होता है जी, मुक्त कर दिया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर समानता सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, इन करों को एकत्र करने में सरकार को अधिक खर्च करना नहीं पड़ता है। जैसे वर्तमान समय में ले लो कि जिस व्यक्ति की आय 3 लाख से ऊपर है ना, उसको क्या करना है जी, कर देना है, टैक्स देना है। तो सरकार जो है क्या होता है, अधिक मात्रा में टैक्स को भुगतान क्या करने के लिए एकत्रित करने में ज़्यादा मात्रा में खर्च करना नहीं पड़ता, जिससे हम प्रत्यक्ष कर को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, मितव्ययी बोलते हैं, है ना। प्रत्यक्ष कर को हम क्या बोलते हैं जी, मितव्ययी बोलते हैं। हमें आय अधिक मात्रा में प्राप्त होती है और उस आय को प्राप्त करने के लिए हम खर्च क्या करते हैं, कम मात्रा में करते हैं जी। ठीक है, अगला है, यह कर निश्चितता के सिद्धांत पर आधारित होती है। यह सिद्धांत क्या होता है, निश्चितता के सिद्धांत पर आधारित होता है। निश्चितता के सिद्धांत मतलब क्या होता है कि करदाता को, मतलब कर देने वाले व्यक्ति को ना, यह जानकारी होता है कि उसको कितना कर, कब और कहां पर क्या करना है, भुगतान करना है। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की आय कितना है, 10 लाख रुपए है, और उसको जो है 5% की दर पे क्या करना है, भुगतान करना है। तो उसको पता है कि मुझे जो है, मेरे आय जो कितनी है, 10 लाख है, और मुझे जो है इस 10 लाख का 5% क्या करना है, टैक्स रूप में भुगतान करना है, अर्थात फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका निश्चितता का सिद्धांत। कौन, प्रत्यक्ष कर। अगला, यह कर लोचदार होता है, अर्थात सरकार आवश्यकता पड़ने पर इनकी दरों में वृद्धि या कमी कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि देश में युद्ध हो गया और सरकार को जो है भारी मात्रा में पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो सरकार जो है क्या कर सकती है, लोगों की आय पर टैक्स लगाना है। तो जिस व्यक्ति की आय बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लेते हैं किसी की आय 1 अरब के आसपास है, तो उसकी जो है टैक्स में बढ़ोतरी कर सकती है, 10% था उसको 20% या 25% बढ़ा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से अधिक मात्रा में वो आय अर्जित कर सकती है। और सरकार को लगता है कि कुछ व्यक्ति ऐसी हैं जिनको जो है टैक्स नहीं भुगतान कर पाते। जैसे भारत में ले लो, 3 लाख से नीचे व्यक्ति क्या करते हैं, कर से मुक्त हैं। तो प्रत्यक्ष कर जो है क्या होती है जी, एक प्रकार का लोचशील होती है, लोचदार होती है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी दर में जो है कमी या वृद्धि किया जा सकता है। लास्ट में है, प्रत्यक्ष कर सरलता पर आधारित है, अर्थात इनके कानूनी काफ़ी स्पष्ट होते हैं, है ना, कि किस प्रतिशत दर पर जो है कितनी मात्रा में आपको भुगतान करना है,
ये पहले से क्या होता है, निर्धारित होता है। जैसे भी वर्तमान समय में जब बजट पेश हुआ था केंद्र में, है ना, केंद्रीय बजट, तो वहाँ पर फिक्स बता दिया जाता है कि आपकी आय मान लेते हैं 3 लाख है, तो 3 लाख से नीचे है तो आपको टैक्स से क्या होता है, मुक्त होते, आप टैक्स नहीं देते। इसके बाद जैसे ही आपकी आय 3 लाख से 7 लाख है ना, 3 लाख से कितना आपके मान लेते हैं 7 लाख है, तो आपको जो है हो सकता है 5%, है ना। फिर 10 लाख से ऊपर है तो आपको 7%, ठीक है। वो पहले से क्या होता है, निर्धारित होता है। तो प्रत्यक्ष कर सरल है, स्पष्ट है ना। कर देने की जो भुगतान है वो कानूनी स्पष्ट होता है, पहले से निर्धारित होता है कि कितने व्यक्ति को जो है कितनी मात्रा में भुगतान करनी है, ठीक है। अगला है अप्रत्यक्ष कर। तो पहला इसकी विशेषताएं हैं, अप्रत्यक्ष कर काफ़ी सुविधाजनक होती है क्योंकि अप्रत्यक्ष कर देते समय करदाता को पता भी नहीं चलता। देखो प्रत्यक्ष कर में क्या है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति का आय 10 लाख है ना, और उसे जो है 5% भुगतान करना है, तो लगभग 50,000 रुपये जो है उसको क्या करना पड़ेगा जी, टैक्स से भुगतान करना पड़ेगा। तो एक ही बार में यदि उसको 50,000 रुपये मतलब चला जाए, भुगतान कर दिया जाए, तो उसको ठेस पहुंचेगी, है ना, उसको दुख होगा। लेकिन चूंकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं पर लगता है ना, और जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें पता चलता है क्या जी कि हम टैक्स दे रहे हैं करके, है ना। एक तो सरकार को टैक्स भी मिल जाता है और दूसरा उपभोक्ता को जो है ज्ञात ही नहीं होता कि उसने क्या दिया है, भुगतान किया है, टैक्स दिया है। इसलिए कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष कर काफ़ी सुविधाजनक होते हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष कर देते समय करदाता को पता भी नहीं चलता। जैसे हम पेन मान लेते हैं 5 रुपये खरीदते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है जी, 5 रुपये पेन पर भी टैक्स देना पड़ता है, लेकिन हमको क्या नहीं होता, पता ही नहीं चलता। इसलिए अप्रत्यक्ष कर को क्या बोला जाता है जी, सुविधाजनक माना जाता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर की चोरी करना संभव नहीं होता। जैसे प्रत्यक्ष कर है ना, प्रत्यक्ष कर में क्या होती है, चोरी कर क्या आता है जी, चोरी कैसे, मान लेते हैं आपका जो है 10 लाख इनकम है और आप टैक्स देना नहीं चाहते, तो आपको सरकार को क्या बोलते हो कि मेरे पास जो है 3 लाख रुपए है ना, या मैं जो है कृषि से ही क्या करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, क्योंकि कृषि में जो है टैक्स नहीं लगता है। तो अप्रत्यक्ष कर में व्यक्ति जो है टैक्स नहीं पटाने का क्या करता है, उपाय खोजता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में क्या है जी, आप चोरी नहीं कर सकते। आप वस्तुएं खरीदें, आपने कपड़ा खरीदा, आपने जूता खरीदा, आपने जो है ना पेन या मोबाइल खरीदा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स का जो है भुगतान करना पड़ेगा। अर्थात अप्रत्यक्ष कर की जो है चोरी करना संभव नहीं होता है, ठीक। अप्रत्यक्ष करों में भिन्नताएं पाई जाती है, मतलब वस्तुओं की कैटेगरी के हिसाब से क्या होता है जी, अलग अलग भुगतान, टैक्स का जो अलग अलग भुगतान किया जाता है। अर्थात करों में क्या होती है, भिन्नताएं पाई जाती है। अगला है अप्रत्यक्ष कर जो है हानिकारक वस्तुओं पर प्रतिबंध हटाने का प्रयास किया जाता है। जैसे शराब, सिगरेट आदि पर कर लगाया जाता है। इसका अर्थ क्या है, देखो कि सरकार जो है, सरकार को लगता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो देश के या समाज के लिए हानिकारक है, उस पर टैक्स की मात्रा में क्या कर सकती है जी, भारी मात्रा में वृद्धि करके उस वस्तु की उत्पादन को कम किया जा सकता है। जैसे शराब, सिगरेट ले लो, हाँ, शराब हुआ, सिगरेट हुआ, एसी हुआ, उस पर जो है टैक्स कितना लगता है जी, 28% के आसपास लगता है ना। जबकि अनाज है, अनाज पर तो टैक्स फ्री ही कर दिया गया है, क्योंकि सरकार जो चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 वक्त की रोटी मिले, है ना। तो जो वस्तुएं हानिकारक होती हैं उन पर भारी मात्रा में टैक्स लगाकर उसकी उत्पादन को जो है रोका जा सकता है। इसके साथ साथ जो वस्तुएं क्या होती हैं जी, लोगों की आवश्यक होती है, लोगों के लिए आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है, ऐसी वस्तुओं पर टैक्स में मुक्त करके उन तक जो है उन वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। इस तरह से आज की वीडियो में हम 3-4 प्रश्न देखे हैं। जैसे आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों हुआ, लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है, सार्वजनिक व्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के गुण लिखिए। ये आपके लिए बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हो सकता है कि एक आध प्रश्न आ भी जाए। ऐसा ही वीडियो आपको 28 तारीख के पेपर के पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।